तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। आई होप आप सभी फिट होंगे, फाइन होंगे और अपने पढ़ाई रेगुलरली कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी सीरीज में चल रहा था कि हम हमारा हाफ टर्म का सिलेबस खत्म हो चुका है। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लिए हैं, मतलब चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम करेंगे ऑल चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 11th का है ये, ठीक है। 12th का जल्दी आ ही जाएगा, तो आप बने रहिएगा चैनल पे। फर्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? अब हमारा सबसे पहला हमारी बुक है वो है क्या? फिजिकल एजुकेशन की बुक है, शारीरिक शिक्षा की बुक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो तो यही पूछेंगे ना कि शारीरिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, शारीरिक शिक्षा होता क्या है ना। तो शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह हिस्सा है जो किसी व्यक्ति को हरफनमौला बनाने के लिए स्वस्थ खेल, एथलीट, टूर्नामेंट, मनोरंजन, शरीर और अंतर्निहित मांसपेशियों, अंग, दिमाग, आत्मा से संबंधित होता है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा किससे संबंधित होता है? हमारे शरीर के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, मस्तिष्क के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, हम कोई भी काम करते हैं रेगुलर वे में भी, कैसे भी, तो उनसे रिलेटेड होता है। ठीक है, उनके बारे में पढ़ना ही शारीरिक शिक्षा कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर है कि शारीरिक शिक्षा होता क्या है। किसी भी अपने शारीरिक अंग के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, किसी भी चीज के बारे में पढ़ना, शारीरिक चीजों के बारे में पढ़ना ही हमारा शारीरिक शिक्षा कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा हम पढ़ क्यों रहे हैं, शारीरिक शिक्षा हमें करनी क्यों है, शारीरिक शिक्षा से हमें क्या क्या मिलता है? ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है। तो शारीरिक शिक्षा सुविधाएं और व्यक्ति और समूह के लिए उन गतिविधियों में भाग लेने के लिए पर्याप्त समय जो शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से उत्तेजक और सामाजिक रूप से ऋण हो। अब शारीरिक शिक्षा हम क्यों पढ़ते हैं? शारीरिक शिक्षा हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ के प्रति सारी जो भी उनको चीजें बरतनी चाहिए वो बरतें। ठीक है, और अपनी हेल्थ को अच्छा करें, अपनी डाइट को अच्छा ले, उन सब को ठीक रखने के लिए और अब आजकल की जनरेशन को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? शारीरिक शिक्षा। सॉरी। थर्ड क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा पढ़ने के पश्चात हम कौन कौन सी करियर अपना सकते हैं? अब हम कौन कौन से करियर अपना सकते हैं शारीरिक शिक्षा को पढ़ने के बाद? अब हम शारीरिक शिक्षा पढ़ रहे हैं, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली हम कुछ ना कुछ उससे अपनाते हैं। अगर मैं अभी आर्ट्स की स्टूडेंट होती तो मैं अपना कोई ना कोई करियर बना रही होती है, मैं कुछ और भी पढ़ रही होती, हिस्ट्री पढ़ रही होती, आर्कियोलॉजिस्ट बन रही होती है, कुछ भी कर रही होती है। हर चीज पढ़ने का हमारा कोई ना कोई फायदा होता है। तो हमारा फिजिकल एजुकेशन पढ़ने का क्या फायदा होता है? हम फिजिकल एजुकेशन क्यों पढ़ते हैं? हमें ये करना। ठीक है, शारीरिक शिक्षा पढ़ने के पश्चात हम निम्नलिखित करियर अपना सकते हैं। कौन कौन से? प्रशिक्षण। ठीक है, प्रशिक्षण यानी कि कोच। ठीक है, हम कोच बन सकते हैं, हम ट्रेनिंग दे सकते हैं बच्चों को, है ना, उनको खिला सकते हैं, हम कोच बन सकते हैं। सबसे पहला हमारा ये हो गया। सेकंड, खिलाड़ी, प्लेयर। ऑब्वियस जब हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं हम बहुत सारी गेमों के बारे में जानते हैं, रूल्स के बारे में जानते हैं, गेम खेलते हैं, गेम सीखते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम प्लेयर भी बन सकते हैं। तो क्या बन सकते हैं? खिलाड़ी। लेखक, हम लेखक भी बन सकते हैं, हम किसी भी स्पोर्ट्स के बारे में कुछ लिख सकते हैं, हम किसी भी स्पोर्ट्स के बारे में बुक्स लिख सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में हम बुक्स लिख सकते हैं। तो वो क्या हो गया हमारा कि हम बन सकते हैं एक लेखक। फिर रिपोर्टर। अब रिपोर्टर से तात्पर्य यह है कि जो भी न्यूज सुनाते हैं स्पोर्ट्स की वो, या फिर आपने देखा होगा बहुत सारे मैचेस में कमेंट्री भी होती है, कमेंट्री करते हैं ना वो, तो कमेंट्री भी कर सकते हो। फिर खेल वैज्ञानिक, हम स्पोर्ट्स साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि केमिकल रिएक्शन वगैरह, हम स्पोर्ट्स के बारे में जान सकते हैं। आगे जाके हम स्पोर्ट्स में कैसे वृद्धि कर सकते हैं, कैसे कैसे नए नए इक्विपमेंट्स ला सकते हैं, उस स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो कर सकते हैं। फिर आता है न्यायाधीश। ठीक है, जज, जो जज बनते हैं, जैसे ओलंपिक्स में देखा होगा बहुत सारे जज बैठते हैं। ठीक है, वो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं ना, उन्होंने भी उसके बारे में जाना होगा जब भी वहां बैठते हैं, या फिर उसके बारे में उन्हें पता होगा, या फिर वो उस गेम के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसलिए वो वहां पे जजिंग कर रहे हैं, है ना, जज बन के बैठे हैं। तो न्यायाधीश। फिर मैदान कर्मचारी। अब मैदान कर्मचारी मतलब कि जो ग्राउंड वर्कर्स होते हैं, ग्राउंड में देखे होंगे आपने, जो ग्राउंड पे काम करते हैं, पिच वगैरह सही करना, ठीक है, और सारी चीज मैनेज करके रखना, वो। फिर उसके बाद योग प्रशिक्षक। आप योग ट्रेनर भी बन सकते हैं, आप योगा करा सकते हैं लोगों को, क्योंकि योग
के लिए भी आपको फिजिकल एजुकेशन पढ़ना जरूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मांसपेशियों के लिए कौन सी योग होनी चाहिए, किस किस बीमारी में हम कौन कौन सी योग हमें करनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो ये सारे हम पढ़ेंगे जब भी तो हमें पता लगेगा ना। तो आप ये सारे करियर अपना सकते हो, मैक्स और भी करियर्स हैं आप उनको भी अपना सकते हो, बट आप मैक्सिमम इतने ही लिख के आना, ठीक है। और इनको एक्सप्लेन कर देना, अगर ज्यादा नंबर में आएगा तो आप इनको एक्सप्लेन कर देना। फोर्थ क्वेश्चन, प्राचीन और आधुनिक खेलों में अंतर बताइए। प्राचीन खेल क्या होते हैं और आधुनिक खेल क्या होता है, हमें उनमें अंतर बताना है, ठीक है। प्राचीन आयोजन इसका होता था केवल यूनान में, ठीक है। आयोजन इसका कहाँ होता था, ऑर्गेनाइज केवल यूनान में होता था, क्योंकि ये यूनानी लोग ऑर्गेनाइज करते थे, यूनानी लोगों के द्वारा ये गेम लाया गया है, ठीक है। उसके बाद भागीदारी केवल यूनानी लोग, अब यूनानी लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सिर्फ यूनान में ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो खेलेगा कौन, सिर्फ यूनानी लोग, और कोई प्लेयर नहीं खेल सकता था इसमें। फिर उसके बाद धार्मिक उत्सव, ये एक धार्मिक उत्सव की तरह मनाया जाता था, इसको रिलीजियस फेस्टिवल की तरह इसको सेलिब्रेट करते थे, ठीक है। 5 दिन का ये होता था और 4 साल में ये एक बार इसको सेलिब्रेट करते थे। कितने दिन का होता था, 5 दिन का ये होता था, और ये 4 साल में एक बार इसको सेलिब्रेट करते थे। वैसे 4 साल में एक बार हमारा जो अभी आधुनिक ओलंपिक है वो भी सेलिब्रेट होता है, तो दोनों में समानता तो यही होगी, आप 4 दिन में एक बार तो जरूर लिख देना। बस ये याद रखना कि ये जो प्राचीन था वो सिर्फ यूनान में होता था, यूनान के लोग ही उसको करवाते थे, है ना, वो ही सब चीज करते थे, और ये सिर्फ केवल 5 दिन का होता था। अब हम देखते हैं अपना आधुनिक। अब आधुनिक कितने का होता है, आधुनिक आयोजन दुनिया में कहीं भी ये आयोजन हो जाता है। अभी जैसे हमारा पेरिस में हुआ था, है ना, तो हर 4 साल के गैप में एक बार होता है, ये तो हमने देख लिया, पर हर जगह अलग अलग होता है। जैसे अभी पेरिस में हुआ था, फिर इससे पहले टोक्यो में हुआ था, तो हर 4 साल के गैप में दुनिया में कहीं भी हर कंट्री को मौका मिलता है इसमें पार्टिसिपेट करने का और इसको ऑर्गेनाइज करने का, ठीक है। भागीदारी, किसी भी देश का खिलाड़ी हो सकता है इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई सा भी देश हो जो जुड़ा हुआ हो इनके साथ वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर विश्व शांति और विश्व विकास, ठीक है, ये धार्मिक उत्सव की तरह इसको मना देते हैं। अब ये किस लिए मनाते हैं, ये वर्ल्ड की शांति के लिए और उनके विकास के लिए, ठीक है। अब हम वर्ल्ड की शांति इसलिए, जब सारी कंट्रीज मिलेंगी, सारी कंट्रीज एक साथ कॉम्पिटिट करेंगी, सारी कंट्री एक साथ बैठेंगी एक ही जगह पर, वो चाहे वो कंपटीशन में हो, कॉम्पिटिट कर रही हो, बट एटलीस्ट वो एक साथ रहती है, तो वो फ्रेंडशिप वाला, ब्रदरहुड वाला सीन बना रहता है, ठीक है। अब दिन कितने होते हैं इसके, 16 दिन के लिए चलता है, ठीक है, आधुनिक और प्राचीन। 5th क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्य कार्य क्या है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, उसके मुख्य कार्य क्या होते हैं, उसके मेन मोटिव क्या होते हैं, वो है क्यों, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्य निम्नलिखित है। पहला, ओलंपिक खेलों के आयोजन स्थल का निर्णय लेना। अब ओलंपिक खेल जो होते हैं उनके आयोजन स्थल का भी निर्णय लेना होता है। अब इतनी सारी कंट्रीज, उनके संग जुड़ी भी बहुत सारी कंट्रीज होंगी, तो उन कंट्रीज में से किस कंट्री को इस बार इनको मौका देना है ये वो चूज करती हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे अरेंजमेंट होगा ये वो चूज करती हैं, ठीक है। खेल संस्थाओं को ध्यान देना तथा उनकी सहायता करना। जो खेल संस्थाएं होती हैं, बहुत सारी खेल संस्थाएं होती हैं, जो ओलंपिक है, इंटरनेशनल ओलंपिक है, ये तो उच्च लेवल पे हो गई, मतलब बड़े लेवल पे हो गई। अब छोटे छोटे हर देश में भी तो होती होंगी, तो उनको भी बढ़ावा देना, उनका सारा काम करवाना, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए वो करना, ठीक है। फिर खेलों में नैतिकता के साथ साथ खेलों के माध्यम से युवाओं को शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। अब युवाओं को शिक्षा कैसे प्रदान करेंगे, वो युवाओं को शिक्षा प्रदान करेंगे, जैसे अब खेल रहा है कोई, ठीक है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता अपनी पढ़ाई, तो ये स्कॉलरशिप्स देते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छा खेलते हो आपको कुछ अमाउंट ऑफ मनी मिलता है जिससे आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसे स्कूल्स में भी डाल दिया जाता है जहाँ पे आपको खिलाया भी जाता है और पढ़ाया भी जाता है, तो ये इसमें भी मदद करता है। अब खेल कूद के साथ संस्कृति और शिक्षा को संयुक्त करने का प्रयासों का प्रोत्साहित करना। आप अपनी खेल कूद के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाना। अगर हम इंडिया का कोई खेलने गया ओलंपिक में तो अपनी संस्कृति आगे बढ़ाएगा ना, नमस्ते, जो भी वो करता है, जो भी वो अपनाता है, जो भी हमारी संस्कृति है वो उसको आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। तो खेल के साथ साथ उस देश की संस्कृति वगैरह को भी आगे बढ़ाना, ठीक है। 6th क्वेश्चन, कपालभाति प्रणाम है या यौगिक क्रिया, टिप्पणी कीजिए। अब कपालभाति क्या है, कपालभाति यौगिक क्रिया है जो मस्तिष्क के अग्रभाग के शुद्धिकरण के लिए श्वास तकनीक के माध्यम से किया जा सकता है। अब कपालभाति हम क्यों करते हैं, कपालभाति हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा मस्तिष्क का आगे का भाग है, वो जो हमारे मस्तिष्क में 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, जो आगे के पार्ट है उनको हम
ठीक तरीके से रख सके, उनको हेल्दी रख सके, ठीक है। और ये हम किससे करते हैं, श्वास प्रणाली की वजह से, ठीक है, श्वास के माध्यम से करते हैं। 7 क्वेश्चन, समाधि ध्यान के लिए पहले क्या पूर्व प्रेक्षित है। अब ध्यान के लिए क्या प्रेक्षित है, यम नियम को समाधि ध्यान के लिए पहला पूर्व प्रेक्षित जिसमें यह है मैं, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपिग्रह शामिल है। अब समाधि ध्यान के लिए हमें क्या अपनाना चाहिए, यम नियम अपनाना चाहिए, जिसके अंदर क्या आता है, सत्य बोलना, असत्य का निर्वाहन करना, असत्य को हटा देना मतलब असत्य को निकाल ही देना अपने जिंदगी से, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपिग्रह में रहना और अपिग्रह को शामिल करना। अपिग्रह मतलब शांति है ना, और हर चीज मेंटेन करके रखना, ठीक है, तो वो अपिग्रह के अंदर आ जाता है। जब आप अपना घर छोड़ के जाते हो, आप अकेले रहते हो, आप सत्य बोलते हो, आप जितनी भी मोह माया है उनसे दूर रहते हो, है ना, तो वो सब कहलाता है। वो सब नियम हमें फॉलो करने चाहिए समाधि ध्यान के लिए। 8वां, योग के महत्व को समझाइए। अब योग के क्या महत्व होते हैं, योग के शारीरिक और मानसिक व्यायाम होते हैं जिससे हमारे शरीर को लाभ होते हैं। योग के निम्नलिखित महत्व हैं। अब योग हम शारीरिक के लिए भी करते हैं, मानसिक के लिए भी करते हैं। अब योग के महत्व क्या हैं, योग के निम्नलिखित महत्व कौन कौन से। योग द्वारा हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। अब योग द्वारा हमारा शरीर तंदुरुस्त ही रहेगा, ठीक है। अब हम योग करेंगे, हेल्दी चीज अपनाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो हम तंदुरुस्त ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हृदय और फेफड़ों का कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। हृदय और फेफड़ों के लिए योग बहुत अच्छा होता है, चाहे आप कोई सी भी योग कर रहे हो, और इससे हम क्या बढ़ता है कि हृदय और फेफड़ों की कार्य क्षमता अच्छी रहती है, वो हेल्दी रहते हैं, वो फिट रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बना रहता है, फेफड़ों से श्वास हम अच्छे से ले सकते हैं। तो इसलिए हमें भी योगा भी करनी चाहिए। हमें जरूरी नहीं कि हम अपने आप को हेल्दी मेंटेन रखने के लिए, मतलब डाइटिंग वाइटिंग फॉलो करने के लिए, पतले होने के लिए योगा कर रहे हैं, नहीं, आप अपने आंतरिक शरीर को भी अच्छा रखने के लिए योगा कर सकते हो। नियमित अभ्यास से शरीर रोग मुक्त हो जाता है। अब आप नियमित रूप से करते रहोगे योगा तो वो शरीर रोग मुक्त हो जाता है, ठीक है। हमें बीमारी लगने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है, जिस वजह से हमें कोई भी बीमारी लगने में मतलब बीमारी लगने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। फिर थकावट को दूर करने में सहायक होता है। अब थकावट कैसे दूर करेगा, थकावट को दूर, अब हम योगा वगैरह कर रहे हैं तो हमारे अंदर एनर्जी बनी रहेगी, ठीक है, तो वो थकावट को दूर करने में सहायक होता है। शारीरिक आसन में सुधार। अब हमारे जो शारीरिक पोस्चर जैसे हम खड़े हो रहे हैं, जैसे हम बैठ रहे हैं, जैसे हम लेट रहे हैं, उन सब में भी वो सुधार लाता है, ठीक है। 9th क्वेश्चन, ध्यान का खेल में क्या योगदान है। अब ध्यान का क्या योगदान है खेल में, ध्यान का खेल में निम्नलिखित योगदान है। ध्यान लगाने से एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता मतलब जो हमारा, जब हम ध्यान लगाने लग जाते हैं ना, तो हमारा जो मन रहता है, दिमाग रहता है, वो एक ही जगह पे रहता है। अगर हम वो पढ़ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम वो पढ़ रहे हैं तो वही पढ़ेंगे, हमारा इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा, चाहे बाहर कितना भी शोर हो रहा हो। तो एकाग्रता बढ़ती है। ध्यान लगाने से मनो शरीर में आराम मिलता है, ठीक है, मन को और शरीर को आराम मिलता है। ध्यान लगाने से तनाव दूर होता है, टेंशन डिप्रेशन सब दूर हो जाता है। ध्यान लगाने से तंत्रिका तंत्र की क्रिया क्षमता में सुधार होता है। तंत्रिका तंत्र मतलब जो हमारा ब्रेन है, वो जो भी काम करने में मदद करता है, उन सब में सुधार होता है। 5th, हम अपने गुस्से पर काबू कर पाते हैं। जब हम अपने मेंटली रूप से स्वस्थ रहेंगे, हम ध्यान लगाएंगे, तो हम अपने गुस्से पे, अपने इमोशन पे काबू कर पाएंगे, ठीक है। अब इमोशन और गुस्से पे कैसे काबू करेंगे, अब हमने ध्यान लगा रखा है, हमें गुस्सा आ रहा है किसी भी बात पे, तो हमें आ जाएगा कि हम अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करें, हम कैसे अपने गुस्से को रोकें, ठीक है, कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रोकें, ठीक है, तो इससे भी ये होता है। 10th क्वेश्चन, योग निद्रा की विस्तृत रूप से अभ्यास करें या ध्यान को बढ़ाने के लिए व्याख्या करें। योग निद्रा का अर्थ होता है आध्यात्मिक नींद, यानी कि जब हम, योग निद्रा का मतलब क्या होता है कि जब हम सो भी नहीं रहे और हम अपनी दुनिया से भी परे हैं, वो जो बीच का टाइम होता है जब हम ना सो रहे हैं और ना अपनी जो रियल दुनिया है उसमें है, तो उसको बोलते हैं आध्यात्मिक निद्रा। अब इसके क्या फायदे होते हैं, योग निद्रा के लाभ निम्नलिखित हैं। दिन भर तरोताजा रहना, हम तरोताजा रहते हैं दिन भर, है ना, फ्रेश फील करते हैं। शरीर या मस्तिष्क का स्वस्थ रहना, इससे थकान तनाव अवसाद दूर हो जाते हैं, ठीक है, थकान कम होती है, तनाव दूर हो जाते हैं। और ऑब्वियसली हम अपनी जो रियल लाइफ से दूर हो जाएंगे, या फिर जब हमें कुछ क्या बोलते हैं, हम डिप्रेस्ड हैं, हम सैड हैं, हम ध्यान में जाएंगे, निद्रा में जाएंगे, तो क्या होगा कि हम उस चीज को, टेंशन को भूलने लग जाएंगे। जब हम वो टेंशन ही भूल जाएंगे, हमें बहुत रिलैक्स फील होगा, तो वो टेंशन और दिमाग में वो तनाव रहेगा ही नहीं, तो उससे भी हमें मुक्त करता है, ठीक है। क्वेश्चन 10 हो गया हमारा। क्वेश्चन 11,
अक्षमता और विकार के विभिन्नताएं बताइए। अक्षमता और विकार की विभिन्नताएं बतानी। अक्षमता क्या होता है और विकार क्या होता है? अक्षमता वह क्रिया है जिसकी व्यक्ति क्षति के कारण सामान्य जीवन संबंधी क्रिया को सामान्य रूप से नहीं कर पाता। ठीक है, क्या है ये? अक्षमता वो क्रिया है जिसकी क्षति के कारण जो भी हम अपना दैनिक कार्य है वो ठीक से नहीं कर पाते। ठीक है, यह है शारीरिक, संज्ञात्मक तथा बौद्धिक हो सकता है। यह व्यक्तित्व में जन्म तथा जीवन काल में कभी भी हो सकता है। ठीक है, क्या? अक्षमता। अब अक्षमता क्या होती है? देखो, अक्षमता वो होती है, अक्षमता वो चीज होती है जब हम अपना दैनिक कार्य जो हमें करना चाहिए हम नहीं कर पाते ठीक से। ठीक है, ये बचपन से भी हो सकती है, मतलब जन्मजात भी हो सकती है और जन्म के बाद भी हो सकती है। अक्षमता में हम डिसेबिलिटी को लाते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई बच्चा अपने मतलब बर्थ से पहले ही नहीं बर्थ में ही नहीं बोल सकता है ना, जैसे वो जन्मजात ही नहीं बोल सकता, ना सुन सकता है ना देख सकता है, फिर या फिर किसी एक्सीडेंट के बाद वो ये सब नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आ जाएगा अक्षमता के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं विकार क्या होता है। विकार कोई भी रुकावट अथवा विघटन जिसके द्वारा व्यक्ति को अपनी दैनिक जीवन संबंध क्रियाओं को करने में मुश्किल आती है या दैनिक क्रियाओं को सही प्रकार से नहीं कर पाता है, विकार कहलाता है। किसी भी चीज के कारण अगर हम अपना दैनिक कार्य नहीं कर पाते हैं दोनों में ही, तो वो हम अक्षमता और विकार कहते हैं। पर अक्षमता क्या होती है? अक्षमता ये होती है वो जन्मजात होगी या फिर जन्म के बाद कभी भी हो सकती है, किसी भी एक्सीडेंट वगैरह किसी में भी। विकार हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है जो जीवन काल के लिए होता है और एक होता है जो कुछ समय के लिए होता है। कुछ समय के लिए कैसे? जैसे एक्सीडेंट हो गया हमारे पैर में फ्रैक्चर है, हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं, पर वो फ्रैक्चर किसी न किसी दिन तो ठीक हो जाएगा ना। बट अगर यहीं पे वो ब्लाइंड हो गया या फिर वो सुन नहीं पा रहा तो वो कभी ठीक नहीं होगा, तो वो अक्षमता कहलाएगी जहां पे हम ठीक नहीं हो सकते, और विकार ये कहलाएगा जहां हम ठीक हो सकते हैं या फिर हमें टेम्पररी टाइम के लिए वो चोट लगी है। ठीक है, यह सामान्यतः तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। कोई भी विकार शुरू में साधारण समस्या जैसे प्रतीत होता है लेकिन बाद में बड़ा हो जाता है। विकार बाद में अक्षमता में विकसित हो जाता है। अब हमें एक्सीडेंट हुआ है, हमें चोट लगी है, फ्रैक्चर है, ठीक है, अब हम सोच रहे हैं कि भाई वो ठीक हो जाएगी, जो भी हड्डी हमारी टूटी है वो ठीक हो जाएगी, बट हमने उस पर लापरवाही बरत दी। जैसे डॉक्टर ने बोला कि आपको चलना नहीं है, आपको ये नहीं करना, पर हम वो सब कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे जाके वो हमें लगेगा तो सही, वो प्लास्टिक खोल देने में लगेगा कि वो ठीक हो गया है, बट आगे जाके आपको नहीं पता लगेगा कि कब वहां पे इन्फेक्शन फैल जाएगा, कब वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए हमें हमेशा कंसल्ट करना चाहिए अपनी छोटी से छोटी चोट पे डॉक्टर से। ठीक है, ताकि वो चोट जाके बड़ी ना हो जाए और आगे आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो विकार और अक्षमता समझ गए आप। नेक्स्ट, रूपांतरिक शारीरिक शिक्षा के विविध उद्देश्यों को सूचीबद्ध कीजिए। रूपांतरिक शारीरिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य: शारीरिक शिक्षा की सेवाएं प्रदान करना। आप शारीरिक शिक्षा को सेवाएं प्रदान करना, शारीरिक शिक्षा के बारे में लोगों को बताना, उनको इंट्रोड्यूस करना फिजिकल एजुकेशन से। ठीक है, देन गमक कौशलों का विकास करना। गमक कौशल मतलब गमक कौशल, जो भी हम कौशल करते हैं, जो भी बच्चे काम करने में अच्छे हैं उस काम का करना। ठीक है, उसके बाद खिलाड़ियों को आत्मविश्वास का विकसित करना, खिलाड़ियों के अंदर आत्मविश्वास डालना, सेल्फ कॉन्फिडेंस डालना, ताकि वो अच्छे से खेल पाए और उनको ये विश्वास दिलाना कि वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं या फिर वो ये गेम अच्छे से खेल सकते हैं। अब प्लेयर जब तक या फिर बच्चे जब तक नहीं खेलते, जब तक उसको अपनी काबिलियत के बारे में नहीं पता, तो आप उसकी तारीफ, अगर आप किसी बच्चे ने टेस्ट में अच्छा किया, मान लेते एग्जाम्पल, किसी बच्चे ने टेस्ट में अच्छा किया, उसको यकीन नहीं था कि वो टेस्ट में अच्छा कर सकता है, वो घबराया हुआ था, पर आपने उसकी तारीफ कर दी, अब वो अगली बार और अच्छा करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही गेम में होता है, जब बच्चे को अपना कौशल नहीं पता होता तो टीचर या फिर ट्रेनर उसको उसका कौशल बताता है, उसके बाद उसकी तारीफ होती है, फिर वो और अच्छा करने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही हम सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं बच्चे के अंदर। ठीक है, खेलों में सक्रिय भागीदारी में वृद्धि लाना। अब खेलों में भागीदारी बढ़ेगी, खेलों में वृद्धि आएगी, ये सब लाना भी रूपांतरिक शारीरिक शिक्षा के कार्यों में से एक है। 13th क्वेश्चन, मानसिक अक्षमता के कारण बताएं। अब मानसिक अक्षमता किस किस से होती है? इसके निम्नलिखित कारण है। अनुवांशिक कारण। अनुवांशिक कारण मतलब बचपन से ही कोई कारण है, घर में लड़ाई बहुत ज्यादा होती है, हम मेंटली डिसेबल है, हम बचपन में बच्चे गिर जाते हैं, सर पे लग गई है, तो उस वजह से भी हो सकता है, मदर के वॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अनुवांशिक गड़बड़ी, माता पिता से प्राप्त सामान्य जीन या अन्य विकरों के श्रुति के कारण है, इस बच्चे के विकास में गर्भावस्था काल में असर पड़ता है।
अब जीन जो हमें मिलते हैं अपने पेरेंट्स से उसमें भी हो सकते हैं। लाइक अगर किसी के फादर मेंटली डिसेबल है, अगर किसी की मदर मेंटली डिसेबल है तो उनकी जीन से भी मिल सकता है, या फिर मदर के वॉर्म में यानी कि गर्भावस्था में मदर के पेट में ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कभी गलती से लग जाए, कभी गिर जाए, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। सिंड्रोम एक्स मानसिक विकलांगता अनुवांशिक गड़बड़ी के कारण होते हैं। सिंड्रोम एक्स, ठीक है, ये एक तरह का सिंड्रोम है जो मानसिक विकारता का कारण होता है। ठीक है। क्वेश्चन 14, शारीरिक अक्षमता क्या होती है और इसका कारण क्या है? शारीरिक विकलांगता का तात्पर्य है व्यक्ति का खड़ा होना, उठना, चलना, किसी वस्तु या पहुंचना या लेना, ठीक है, इसमें मुश्किल होना, क्या कहलाता है? हमारा शारीरिक अक्षमता। शारीरिक अक्षमता के कारण जब हम कोई भी, शारीरिक अक्षमता क्या कहलाता है? जब हम कोई भी अपना डेली काम, उठना, बैठना, खड़े होना, कोई चीज उठाना, किसी चीज को उठा के कहीं कहीं और लेके जाना, इन सब कार्य करने में हमें मुश्किल आती है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी शारीरिक अक्षमता। इसके कारण क्या क्या होते हैं? विविध प्रकार के संक्रामक रोग, बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं जिस वजह से हम ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जन्मजात विकृतियां हो सकते हैं, हमें बर्थ से ही हम ये सब नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर बर्थ में कुछ एक्सीडेंट हो गया होगा हमारे साथ जिस वजह से हम ये नहीं कर पा रहे हैं। फिर विकास संबंधी समस्या है हमारे, जो अब मैं कोई हाथ नहीं चला पा रही अगर मैं, तो उसके ग्रोथ में कोई दिक्कत होगी, या फिर उसके मसल्स डेवलप नहीं हुए होंगे, या कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिस वजह से मैं वो नहीं चला पा रही। फिर उसके बाद दीर्घकालीन बीमारियां, बहुत समय से मेरे को एक ही बीमारी है तो उस वजह से भी हो सकता है। फिर शारीरिक शोषण, अब शारीरिक शोषण की वजह से भी ये सब हो सकता है, ठीक है। अगर किसी के संग शारीरिक शोषण हुआ, डिप्रेशन होगा, टेंशन में आ जाएगा, तो उसका दिमाग उस तरह से काम नहीं करेगा। हम उसको 10 बार बोलेंगे एक काम करने के लिए, तब जाके वो काम करेगा, ठीक है। तो इस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। 15th क्वेश्चन, स्वास्थ्य का महत्व बताइए। अब स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है? स्वास्थ्य के निम्नलिखित महत्व है। दीर्घायु, हमारे स्वास्थ्य रहने से, स्वस्थ रहने से हमारी आयु बढ़ती है, ठीक है। हम योग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, तो हमारी क्या बढ़ेगी? आयु, एज बढ़ेगी। लोग, जब आप देखे थे पहले जमाने के लोगों को जो अभी भी योगा वगैरह करते हैं, अभी एक योगी हैं, उनको वो योग करते हैं हमेशा, उनको अभी अवार्ड मिला है, वो 102 ईयर्स के हैं। तो उससे क्या होता है? हमारी एज बढ़ती है। और आजकल की जनरेशन ना योग करती है ना एक्सरसाइज करती है, वो तो अब चालू हुआ है क्योंकि वो ट्रेंड में आया है, वरना पहले नहीं करती थी। तो उनकी एज भी कम ही रहती है, ठीक है। वो हेल्दी नहीं खाते, वो हेल्दी डाइट नहीं लेते, तो उस वजह से भी होता है। फिर दीर्घायु होती है हमारी, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आता है, मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहते हैं, हम गुस्से पे अपने काबू कर पाते हैं। अगर हमें अच्छा खाना मिल रहा है तो हमारा जो मस्तिष्क है ना वो हैप्पी रहता है, ठीक है। तो गुस्सा बहुत हम कम करते हैं। रोगों से बचाव में सहायक, हमें रोग नहीं लगते जल्दी से, हेल्दी लाइफ अपनाने से, स्वस्थ रहने से एक उत्पादक जीवन जीने में मदद करता है, एक अच्छा जीवन जीने में मदद करता है, पॉजिटिव जीवन जीने में मदद करता है। स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चे को कम करता है। अब अगर मैं बहुत बीमार रहती हूँ, ठीक है, हेल्दी डाइट नहीं अपना रही, बाहर का रोज खा रही हूँ, रोज नहीं मतलब स्किप करके भी खा रही हूँ, महीने में हमें 1-2 बार खाना चाहिए बस बाहर का, वैसे नहीं खाना चाहिए। अब मैं स्किप कर करके खा रही हूँ तो मेरे को डिजीज भी बहुत लगी, पेट में दर्द, बुखार, है ना, फूड क्या बोलते हैं उसको, फूड की वजह से जो हो जाता है ना वो, ठीक है। अब हम बाहर का खाना खा रहे हैं, हमें नहीं पता वो हाइजीनिक है हमारे लिए नहीं है, बट हम खाए जा रहे हैं, तो उसमें हमारा खर्चा बहुत जाएगा। हमें पेट में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है ना, फीवर हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई, तो अब उसमें खर्चा लगेगा दवाई वगैरह का, है ना, टेस्ट वगैरह का, तो उससे रिलेटेड खर्चा भी हमारा बहुत कम हो जाता है। किस वजह से? स्वास्थ्य जीवन अपनाने की वजह से। 16th क्वेश्चन, सुयोगिता स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि, सुयोगिता स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि को प्रभाव बताने वाले कारक बताएं, ठीक है। इसके प्रभाव बताने वाले कारक, नियमित व्यायाम, इसके 2 कारण है। पहला है नियमित व्यायाम, यानी कि नियमित व्यायाम शरीर पुष्टि व योगिता को सबसे अधिक प्रभावित करता है। यदि व्यायाम नियमित रूप से किया जाए तो यह शरीर पुष्टि योगिता में सुधार ला सकता है। अब नियमित रूप से क्या होता है? नियमित रूप से व्यायाम करना यानी कि रेगुलरली व्यायाम करना या फिर टाइम टू टाइम व्यायाम करना। अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन कर रहे हो तो वो भी चलता है, ठीक है, बट वो आपका बना रहना चाहिए। लाइक आपने आज किया, आज नहीं किया तो परसों आपको करना ही है, ठीक है। अच्छी डाइट प्लान बना लेना, अच्छे से अपना रूटीन बना लेना, नियमित रूप से व्यायाम करना वो। उसके बाद आराम, उचित आराम से शारीरिक पुष्टि और सुयोगिता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमें आराम भी करना चाहिए, उचित आराम करना चाहिए, हमें जितना आराम की नीडेड है उतना सोना चाहिए। 8 घंटे से कम नहीं सोना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं सोना चाहिए, ठीक है। टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए, वो सब करना चाहिए।
क्वेश्चन 17, सुयोग्यता को स्पष्ट कीजिए। सुयोग्यता क्या होता है? शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होने की दिशा को सुयोग्यता कहा जाता है। या सुयोग्यता एक व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह संतुलित जीवन का यापन करता है। सुयोग्यता क्या होती है? शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना सुयोग्यता कहलाता है। बस खत्म। 18th क्वेश्चन, शारीरिक पुष्टि को घटक बताइए। शारीरिक पुष्टि के हमें घटक बताने। शारीरिक पुष्टि के कौन कौन से घटक होते हैं? शारीरिक पुष्टि के घटक होते हैं, पहला शक्ति। अब हमें शारीरिक पुष्टि के लिए हमें क्या क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है, शक्ति चाहिए होती है ताकि हम अपना डेली काम कर सके। फिर रफ्तार, स्पीड भी चाहिए होती है। अब हम बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं तो वो टाइम से कंप्लीट नहीं होगा। अब हमारे पास एनर्जी है तो हमें उसको यूटिलाइज करना है, हम स्पीड में काम कर सकते हैं। जैसे मैं स्पीड में पढ़ा रही हूँ तो वही हमारा आ जाता है शारीरिक पुष्टि के अंदर। फिर धैर्य, हमें धैर्य रखना पड़ता है हर काम को करने से पहले। हम जल्दी जल्दी तो कर रहे हैं बट हमें पता होना चाहिए ना वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या करना है उसमें, और फिर उससे इरिटेट नहीं होना। धैर्य रखने की भाई वो एक टाइम पे खत्म हो ही जाएगा, ठीक है। फिर लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। फिर चाल से संबंधित योग्यताएं, फिर हमारी चाल भी ठीक हो जाती है, यानी कि पोस्चर वगैरह जो भी हम काम करते हैं, काम करने का हमारा तरीका है वो सब ठीक हो जाता है, ठीक है। 19th क्वेश्चन, योग्यता के बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से पारंपरिक और क्षेत्रीय खेल हैं? बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। पारंपरिक खेल अभी देखते हैं हम। पारंपरिक खेल कौन कौन से हैं जो योग्यता को बढ़ावा देते हैं? पहला कबड्डी। कबड्डी आप सबको पता है क्या होता है? मुक्केबाजी, बॉक्सिंग, घोड़े की सवारी, घुड़सवारी और तेल कुश्ती, ठीक है। इसमें मतलब बॉडी पे तेल लगा के फिर कुश्ती करते हैं, ठीक है। ग्रिप बनानी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, ये बहुत मुश्किल होती है। तो ये हो गए हमारे पारंपरिक खेल। अब हम देखते हैं क्षेत्रीय खेल। कुश्ती ये क्षेत्रीय खेलों में ही आता है। अब आप बोलोगे दोनों सेम है, बट वो पारंपरिक खेल है जो पूरी कंट्री खेलती भी आ रही है, और ये क्षेत्रीय खेल है जो एक एक क्षेत्र में खेले जाते हैं। कुश्ती, खो खो, कबड्डी और रग्बी ये खेले जाते हैं अलग अलग उसमें, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पारंपरिक खेल कौन से होते हैं, क्षेत्रीय खेल कौन से होते हैं। अब 20वां क्वेश्चन, पारंपरिक खेलों से आप क्या समझते हैं? पारंपरिक खेल क्या होते हैं, उससे हम क्या समझते हैं? परंपरागत खेल भारत के खेल की संस्कृति विरासत में है। यह खेल ऐसे विशिष्ट अधिकार प्रदान करते हैं जो आमतौर पर मुख्य धारा के खेल नहीं होते। इनका मुख्य भागीदारी प्रतिकेंद्रित है जो कि सभी गतिविधि माध्यम से सात्विक अनुभव देते हैं। अब पारंपरिक खेलों में क्या होता है? जैसे आजकल के खेलों में क्या होता है, हर देश चाहता है कि भाई उसका जो प्लेयर है वो मेडल लाए, उसका प्लेयर मेडल लाए, ये कंपटीशन करते हैं। पर पारंपरिक खेलों में क्या होता था? पारंपरिक खेलों में सिर्फ एक मोटिव होता था कि लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, सिर्फ भागीदारी ले। जीतना मोटिव नहीं होता था उनका मोटिव होता था ज्यादा से ज्यादा लोग भागीदारी ले, क्योंकि जितने ज्यादा लोग भागीदारी लेंगे उतनी ही ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा लोग हेल्थ को प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो पारंपरिक खेलों में ये होता था। 21वां क्वेश्चन यानी कि 21st क्वेश्चन, योग व्यक्तिगत शक्ति को बढ़ाने में किस प्रकार योगदान दे सकता है? व्यक्तिगत शक्ति को बढ़ाने में योग किस प्रकार योगदान देता है? सकारात्मक भावनाओं के विकास के लिए योग आवश्यक है। ये भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देता है और भावनात्मक नियमों में सहायता करता है। अब योग क्या करता है? योग हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है। अब भावनात्मक यानी कि हमें इमोशन कंट्रोल करने में मदद करता है। हमें कहाँ रोना है, कहाँ गुस्सा करना है। अब जो टीम लीडर है वो हार रहा है तो अपनी टीम पे गुस्सा थोड़ी करेगा, चिल्लाएगा थोड़ी कि भाई तुम ये क्यों नहीं कर रहे, तुम वो क्यों नहीं कर रहे। उस मौके पर अगर आप डूब रहे हो तो आपको अपनी टीम को कैसे बचाना है बिना किसी गुस्से के, बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के। तो योग की वजह से हम ये भी सीखते हैं। योग की वजह से हम अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखते हैं, अपने इमोशन को कैसे यूटिलाइज करें, अपने इमोशन को कैसे लाएं या फिर अपने इमोशन को कैसे रोक के अपनी टीम को आगे बढ़ाएं, ये हमें कंट्रोल करने में मदद करता है, ठीक है। तो भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देता है और भावनात्मक नियमों में सहायता करता है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन, तनाव कम करने में योग की भूमिका बताएं। तनाव कम करने में योग की क्या भूमिका होती है? कोई शोधन के संकेत मिले हैं कि योग तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। योग से आप मूड और सेहत की सामान्य भावनाओं में सुधार ला सकते हैं। योग में ध्यान करने से हम अपने मन को और मस्तिष्क को शांत कर सकते हैं और अपनी भावनाओं को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तनाव जब मतलब कुछ साइंटिस्टों ने बताया है कि लाइक मेडिटेशन करने की वजह से हमारी टेंशन दूर होती है, हम अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। अब हम अपने तनाव को दूर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? जब हम मेडिटेशन करते हैं, मैंने आपको पहले अभी जब हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था इससे पहले निद्रा वाला, तो वो मेडिटेशन ही होता है एक तरीके से। जब मेडिटेशन वगैरह करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हम अपनी रियल लाइफ से मतलब जो हमारे आसपास चल रहा है उससे दूर होते हैं और अपनी टेंशन से दूर होते हैं, हम रिलैक्स्ड होते हैं।
जिससे धीरे 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 करके हम उस टेंशन के बारे में भूल जाते हैं, फिर हमें लगने लगता है यार छोटी सी बात थी, मैं इतना बड़ा कर रही थी उस बात को। ठीक है, तो इसलिए ध्यान लगाना भी जरूरत है। मेडिटेशन करने से हम डेली लाइफ में एक्टिव रहते हैं, हम एक्टिव रहते हैं, हमेशा सुबह से शाम तक में कोई काम कर रहे हैं तो हम एक्टिव रहते हैं। ठीक है, और टेंशन फ्री रहते हैं, टेंशन से मुक्त रहते हैं। योग की आधुनिक अवधारणा क्या है? 23वां क्वेश्चन, योग की आधुनिक अवधारणा क्या है, यानी कि अभी योग की अवधारणा क्या है? आधुनिक योग में विभिन्न लक्ष्यों के साथ योग तकनीक की एक विशिष्ट श्रृंखला शामिल है, जिसमें तंत्रिका और भक्ति अभ्यास, हठ योग से प्राप्त शारीरिक मुद्राएं और हिंदू राष्ट्र निर्माण की रणनीतियां हैं। इसमें भिन्न रूपों में वेदों में उत्पन्न योग दर्शन भी शामिल है। अब योग की आधुनिक अवधारणा क्या है, यानी कि अभी की अवधारणा क्या है योग की? योग की अभी की अवधारणा यह है कि योग हमारे जो वेदों में योग थी उनको भी मिला के बना हुआ है और अभी की योग को भी मिला के बना हुआ है। ठीक है, उसने हमारे पुराने जो क्या बोलते हैं तरीके थे वो भी अपना रखे हैं, अभी भी वो चल रहे हैं। उसके बाद ये हमारे देश के लिए, हमारे देश को प्रमोट करने के लिए होता है। जैसे हम कोई भी, अगर हम किसी भी ओलंपिक में जा रहे हैं तो हर देश अपने आप को प्रमोट करने के लिए जा रहा होता है किसी भी ओलंपिक में। ठीक है, और इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि वो मेडल्स लाएं ताकि उनका देश प्रमोट हो, उनकी संस्कृति प्रमोट हो। ठीक है, तो अपने देश को भी प्रमोट करने के लिए हम ये सब करते हैं। आधुनिक योगा में हम ये करते हैं। ठीक है, अब 24वां क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेल के बारे में लिखिए। प्राचीन ओलंपिक खेल के बारे में बता रहे हैं। प्राचीन ओलंपिक खेल होता क्या था, कैसे आया, क्यों आया, क्या हुआ? प्राचीन ओलंपिक खेल 76 ईसा पूर्व में शुरू हुई या 394 एडी मुख्य रोमन राजा थियोडोसिस के द्वारा बंद हुआ। ये शुरू कब हुआ? 76 ईसा पूर्व में। ठीक है, और बंद कब हुआ? 394 एडी में। किसके द्वारा? रोमन के राजा थियोडोसिस के द्वारा बंद हुआ। खेलों में धार्मिक मूल्य ज्यादा था। युद्ध ओलंपिक खेलों के दौरान रुक जाते थे। सिर्फ यूनानी ही प्राचीन ओलंपिक खेलों में भाग ले सकते थे। अब उन्होंने क्यों बंद करवाया? रोमन के राजा थियोडोसिस ने इसलिए बंद करवाया क्योंकि एक तो ये रीजनल फेस्टिवल की तरह मनाते थे, उसके बाद उसमें सिर्फ यूनानी लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यूनानी लोग ही खेल सकते हैं। अब इनके गेम की वजह से, इसी गेम की वजह से क्या होता था कि जो राजा है, मतलब जो भी राजा हैं जिनके बीच में युद्ध चल रहा है, उनको युद्ध रोकना पड़ता था कि भाई उनको ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज हो रहा है। मतलब जो भी यूनान के आसपास थे उनको युद्ध रोकना पड़ जाता था। इस खेल के बीच में वो युद्ध ही नहीं होता था, सिर्फ यूनानी लोग खेलते थे, यूनानी लोग ही सब करते थे। इसलिए रोमन राजा थियोडोसिस ने इसको करा दिया बंद, प्राचीन ओलंपिक बंद। इसलिए अब जो नया ओलंपिक आया है, जो अब चालू है, इसको बोलते हैं हम आधुनिक ओलंपिक। ठीक है, 25वां क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ का वर्णन करें। अब भारतीय ओलंपिक संघ जो है वो क्या काम करती है, क्यों करती है, कैसे करती है, वो वर्णन करना है। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना सन 1927 में हुई। सर दोराबाजी टाटा इस एसोसिएशन के संस्थापक थे। कौन थे? दोराबाजी टाटा। कब चालू हुआ ये? 1927 में। और इसके संस्थापक कौन थे? दोराबाजी टाटा। ठीक है, प्रधान डॉक्टर नरेंद्र महासचिव बने। प्रधान डॉक्टर नरेंद्र क्या बने? उसके महासचिव बने। सर दोराबाजी टाटा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम सदस्य नियुक्त हुए। भारतीय ओलंपिक संघ के पदाधिकारी का चुनाव 4 वर्ष में एक बार होता है। ठीक है, अब सबसे पहले ये कब चालू हुआ? 1927 में। और इसका जो क्या बोलते हैं उसको, संस्थापक कौन बना? सर दोराबाजी टाटा। इन्होंने चालू किया, ये इंडिया में लाए। ठीक है, इसके महासचिव कौन बने? प्रधान डॉक्टर नरेंद्र जी। ठीक है, और फिर क्या होता है इसका जो ये काम क्या करता है, ये इंटरनेशनल ओलंपिक के संग कोलैब करता है और भारतीय ओलंपिक्स को बढ़ावा देता है, या फिर जो भारतीय ओलंपिक के प्लेयर चुनने होते हैं जो ओलंपिक में खेले जाएंगे उनको ये चूज करता है। अब इसके जो न्यायाधीश के चुनाव कितने बार होते हैं? 4 साल में एक बार। ठीक है, मतलब जैसे होता है कि 4 साल में एक बार ये ऑर्गेनाइज होता है और 4 साल में एक बार इसके चुनाव होते हैं। ठीक है, सेम ये याद रख लेना बस। तो यही थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ रहे, चैप्टर स्किप्स कर रहे हो, तो आपको ये सब समझ में नहीं आएगा, तो आप चैप्टर्स भी पढ़ते रहना साथ के साथ। ठीक है, वीडियोस हैं चैप्टर के, आप उनको देख सकते हो। और हर एक चैप्टर के अलग अलग पार्ट भी हैं क्वेश्चन आंसर के। उस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।